तो वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसको हमें बताना है, बट इसमें इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सिंचाई के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है? ऐसी कौन सी सिंचाई है जिसके लिए कोई भी हमें विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है? तो इसमें प्राकृतिक सिंचाई, देखो प्राकृतिक सिंचाई हमारी कहीं सिंचाई है जिसमें हमें कोई भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल। तो किस सिंचाई के लिए, अब इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन है, किस सिंचाई के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती? तो प्राकृतिक सिंचाई बारिश ही हमारी एक ऐसी सिंचाई है जिसकी हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है और मौसम के हिसाब से खुद ऑटोमेटिक हो जाती है, चाहे ज़्यादा हो कम हो, वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। अब कृत्रिम सिंचाई है वो हमें खुद आर्टिफिशियल लगानी पड़ती है। ये नंबर डी पे देखा है, उद्वाहन यानी कि लिफ्ट इरिगेशन, प्रवाह फ्लो। तो प्रवाह हमें कराना पड़ेगा, उसके लिए ढाल लेना पड़ेगा, कृत्रिम बदलनी पड़ेगी और उद्वाहन हमें, ये तीनों सिंचाई जो है वो हमें अपने द्वारा करनी होंगी। बट प्राकृतिक सिंचाई एक ऐसी सिंचाई है जो खुद ब खुद ही हो जाती है। तो प्राकृतिक सिंचाई में हमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर पहला है, प्राकृतिक सिंचाई। किस सिंचाई के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, तो वो हमारी कौन सी है? प्राकृतिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं? ऐसी कौन सी सिंचाई है इन चारों में जिसको हम नहर सिंचाई भी कहते हैं? तो प्राकृतिक सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, बाढ़ सिंचाई और प्रवाह सिंचाई। तो ऐसी कौन सी सिंचाई है जिसको हम नहर सिंचाई भी कहते हैं? तो प्रवाह सिंचाई, प्रवाह मतलब फ्लो इरिगेशन। फ्लो ही हमारे पास एक ऐसी सिंचाई है जिसको हम नहर सिंचाई भी कहते हैं। नहर जो चलती है वो फ्लो ही चलती है। अगर हमारे पास नहर आ रही है तो नहर कहीं ना कहीं किसी ऊंचे स्थान से चल के आ रही है इस तरीके से। तो बीच बीच में हम इनके लिए जो है हम ब्राज बनाते चलते हैं, और तो फ्लो के जरिए हमारी ये कोई नहर निकलती है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि किस सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं, तो प्रवाह सिंचाई को हम नहर सिंचाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ से ढकी 12मासी नदियों से निकाली गई नहरों को जाना जाता है। बर्फ से ढकी, तो बर्फ से ढकी 12मासी नदियों से निकाली गई नहरों को जाना जाता है। अभी सिंपल सी बात है कि जो नहर 12 महीने चलेगी तो वो हमारी क्या कराएगी? 12मासी नहर। इसका आंसर सी सही है, 12मासी नहर है। तो 12मासी नदियों से, बर्फ से ढकी 12मासी नदियों से निकाली गई नहरों को, अगर किसी 12मासी नहरों से हम नहर निकाले तो वो भी हमारी 12मासी नहर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में सरल और सस्ती सिंचाई है। ये जो सिंचाई दे रखी है इनमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें देखना कि सबसे सस्ती सिंचाई कौन सी है। छिड़काव यानी कि स्प्रिंकलर, बाढ़, लिफ्ट और फ्लो। तो छिड़काव भी महंगी है और लिफ्ट भी महंगी है, दोनों ए और डी तो दोनों महंगी है। नंबर बी, बाढ़ सिंचाई। तो बाढ़ सिंचाई भी हमारी कैसी है कि जो बाढ़ आने पर ही आती है, ये तो सिंचाई हमारी तबाह कर देती है। और भी तो प्रवाह सिंचाई यानी कि फ्लो इरिगेशन, तो फ्लो ही हमारी एक ऐसी सिंचाई है जो सबसे सस्ती बैठती है। हालांकि नदी के जरिए आती है, नहर के जरिए आती है, तो फ्लो इरिगेशन ही हमारी सबसे सस्ती सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। अब आता है पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न सिंचाई अपनाई जाती है। अब पहाड़ी जो एरिया है उसमें कौन कौन सी सिंचाई हम अपनाते हैं? क्यारी विधि, बेसन विधि, कुंड विधि या कंटूर विधि।
कंटूर विधि, यानी कि अब क्यारी विधि तो हम खाली फ्लो में अपनाते हैं। बेसिन विधि जो होती है, बेसिन विधि इस टाइप से होती है जैसे हमारे पास कोई पेड़ है तो हमने इसकी हौद बनाई, ऐसे ही फिर हम अगले पेड़ के लिए यहाँ से लाइन ले गए, तो ये हमारी कहलाती है बेसिन विधि। मगर तो पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न कौन सी सिंचाई अपनाई जाती है? कंटूर विधि। कंटूर विधि कैसी होती है कि जब हमने कहीं पे सिंचाई की, इस तरीके से हमने यहाँ सिंचाई की, ऐसे ही फिर हम आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ये हमारी कंटूर विधि की हमारी सिंचाई होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न से सिंचाई अपनाई जाती है कंटूर विधि। डी आंसर सही है। जब सिंचाई बाग और फलोद्यानों में जहाँ पेड़ कतारों में लिए लगाए जाते हैं, अपनाई जाती है, तो ये बेसिन विधि होनी चाहिए। क्लियर है? हमने बोला कि जब सिंचाई बाग फलोद्यानों में और जहाँ पेड़ कतारों के लिए लगाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों के लिए हम बेसिन विधि को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, ये हमने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का भी डी, ठीक है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 4 सबसे सस्ती सिंचाई कौन सी है? फिलो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, बारहमासी नहर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, फिलो सिंचाई। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, प्राकृतिक सिंचाई। ए, सी और डी, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, चलिए 6 के बाद ये कुछ क्वेश्चन रह गए, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आता है अब 10 बार। मिट्टी के क्षेत्र की क्षमता निर्भर करती है, मिट्टी के क्षेत्र की क्षमता निर्भर करती है। तो मिट्टी के क्षेत्र की क्षमता निर्भर करती है, काय पर निर्भर करती है, ये हमें देखना है। मिट्टी के क्षेत्र की क्षमता निर्भर करती है मिट्टी में केशिका तनाव और मिट्टी की पोरोसिटी, सरंध्रता को बोलते हैं पोरोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी है। तो मिट्टी के क्षेत्र की जो क्षमता निर्भर करती है मिट्टी की में केशिका तनाव पर और मिट्टी की सरंध्रता पर, दोनों पर करती है। केशिका तनाव कितना है और मिट्टी की पोरोसिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि जल स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक है तो सिंचाई नहर बेकार हो जाती है। यदि जल स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक है तो सिंचाई नहर बेकार हो जाती है, किसके कारण? बड़ी मात्रा में रिसाव, खेती वाले क्षेत्रों का जल जमाव, अनिश्चित पानी की मांग, उपरोक्त सभी। तो इसमें अगर जल स्तर जो है तुलनात्मक रूप से अधिक हो गया है तो सिंचाई नहर बेकार हो जाती है। सबसे अहम कारण क्या है कि बड़ी मात्रा में रिसाव होगा। जाहिर सी बात है, जब किसी नहर में पानी उसकी क्षमता से जब ज़्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में रिसाव, यानी कि पानी से, नहर से पानी बाहर आएगा, खेती वाले क्षेत्रों में जल जमाव हो जाएगा और अनिश्चित पानी की मांग बढ़ जाएगी, उपरोक्त तो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंचाई सिस्टम की निम्न हानि है सिंचाई सिस्टम की निम्न हानि है। जल गिरसन, महंगी प्रणाली, जल निकासी में बाधा, सिंचाई प्रणाली की निम्न हानि है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, जब जल सोर्स खेतों के सामान्य तल से नीचे स्थित हो तो अब जाहिर सी बात है कि जहाँ का वाटर लेवल आपकी ग्राउंड लेवल से नीचे है तो पानी किस तरीके से होगा? सिंचाई, प्रवाह सिंचाई तो हो नहीं सकती। तो लिफ्ट इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर है वो बी है। तो बी का मतलब होगा लिफ्ट इरिगेशन। दहन सिंचाई का मतलब होता है लिफ्ट का मतलब होता है कि पानी को नीचे से ऊपर की ओर उठाना। ऐसा ऑलमोस्ट जितने भी अपने एरियाज़ हैं यूपी के, इनमें सब में ज़्यादातर हम लिफ्ट इरिगेशन ट्यूबवेल के ज़रिए
किसी बोरिंग के ज़रिए, जनरेटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से हम पंपिंग सिस्टम से पानी ग्राउंड से नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहा कि जब जल सोर्स खेतों के सामान्य तल से नीचे स्थित होता है तो हम उद्दाहन सिंचाई अपनाई जाती है। उद्दाहन का मतलब लिफ्ट इरिगेशन वहाँ पर अपनाई जाती है। आवश्यकता से अधिक पानी खेत में इकट्ठा होने पर कौन सी घटना घटित होती है? अगर अगर पानी की हमें नीड तो नहीं है और खेत में हमारा पानी खेत की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो कौन सी घटना घटित होगी? जलग्रस्तता, यानी कि जलग्रस्तता का मतलब हो गया वाटर लॉगिंग, यानी कि जलग्रस्तता, सीलन, जल निकासी में बाधा, वो तो एक अलग केस हो गया, उपरोक्त सभी। तो जलग्रस्तता। क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी डैम निम्न राज्य के, टिहरी डैम जो है, अब टिहरी डैम जहर से तो उत्तराखंड में बना है। अब सबसे अहम बात यह कहाँ बना है? टिहरी डैम उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी। या अब एक आपका क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी हो गया, अगर देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी हो गया और कहीं ना कहीं हमारे इरिगेशन का भी अच्छा क्वेश्चन है। अब टिहरी डैम कहाँ बना? उत्तराखंड में। किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। तो क्वेश्चन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निम्न परियोजनाओं में सिंचाई जल, निम्न परियोजनाओं में वो कुछ परियोजनाएं दिखा रही हैं। सिंचाई जल जल भंडारों जलाशयों से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो नहरों द्वारा खेतों तक जल पहुंचाया जाता है, नहरों द्वारा खेतों तक जल पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वो है बी, गुरुत्वीय प्रवाह सिंचाई परियोजना। गुरुत्वीय प्रवाह सिंचाई परियोजना, इन्होंने कहा है कि निम्न परियोजना में सिंचाई जल जल भंडारों जलाशयों से जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं, नहर द्वारा खेतों तक जल पहुंचाया जाता है। तो नहर द्वारा खेतों तक जो हम जल पहुंचाते हैं, गुरुत्वीय प्रवाह यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि प्रवाह द्वारा हम सिंचाई करते हैं। जल निकास, भूमि सुधार, लिफ्ट, लिफ्ट का तो हम जब यूज़ करते हैं जब वाटर लेवल नीचे होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी का मुख्य कार्य है, बहुउद्देशीय नदी घाटी का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का इसका आंसर होगा जी, बहुउद्देशीय नदी घाटी का मुख्य कार्य है बाढ़ कंट्रोल करना, वाटर सप्लाई करना और जल विद्युत उत्पादन करना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। 17 कौन सा आंसर है? डी। अब डी का मतलब क्या है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी का मुख्य कार्य बाढ़ कंट्रोल करना, वाटर सप्लाई करना और जल विद्युत उत्पादन करना, उपरोक्त सभी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध जो है हमारा सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंचाई परियोजना बनाते समय क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो सिंचाई परियोजना, कोई भी हम परियोजना बनाएंगे तो क्या क्या कार्य करेंगे? क्या सर्वेक्षण, अभिकल्पन और एस्टीमेट, उपरोक्त सभी। तो इसका 19 का आंसर हमारा आएगा उपरोक्त सभी। जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सर्वे करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे और एस्टीमेट कितना आ रहा है, उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे हैं, इस तरीके से हम 20 क्वेश्चन हुए हमारे ये। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। इस तरीके से आगे क्वेश्चन हमारा है,
फसलों के लिए उपयुक्त मृदा में पीएच का मान होना चाहिए। उपयुक्त मृदा में पीएच, जो हमारी सॉइल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज़्यादा या 7 के बराबर। तो हमारा पीएच मान 7 के बराबर होना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर है डी। पहले का डी। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा में पीएच का मान होना चाहिए 7 के बराबर। चक्रीय क्रम में चक्र एक निम्न प्रकार होता है। अब इसमें चक्रीय क्रम में चक्र देखना है कौन सा होता है हमारा। अब गेहूं के बाद ज्वार, ज्वार के बाद चना, चने के बाद फिर गेहूं। ठीक है जी। चना बोया, चने के बाद गेहूं, गेहूं के बाद ज्वार। तो ज्वार जो बुकता है हमारा वो गेहूं के बाद ही सॉरी, गेहूं के बाद ज्वार, ज्वार के बाद फिर गेहूं। नहीं, गेहूं नहीं बोल सकते तुरंत, तो गलत हो गया बी वाला। ज्वार के बाद गेहूं, गलत हो गया। गेहूं के बाद चना, फिर ज्वार, फिर गेहूं। तो ये चक्रीय क्रम बता रखा है इन्होंने। इसका जो है आंसर है वो पहला वाला सही है कि चक्रीय क्रम में सबसे पहले अगर हमने गेहूं बोया है तो गेहूं के बाद हम ज्वार बोएंगे, ज्वार के बाद चना। तो जैसे ज्वार बोएंगे, ज्वार के बाद हम चना बोएंगे, चने के बाद फिर हमारा गेहूं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब पौधों को कोशिकीय क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती है, पौधे मुरझाने लगते हैं। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहे तो इसे कहते हैं। अब पौधा मुरझाने लगा है क्योंकि उसकी कैसे क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे काम नहीं कर रही है। तो जब ये स्थिति अधिक समय तक बनी रहे तो इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वो है ए, स्थायी मलानांक। स्थायी मलानांक। रबी फसल, खरीफ फसल तथा गन्ने के पानी की आपूर्ति के लिए चैनल को पानी की आवश्यकता के बराबर क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। रबी फसल, खरीफ फसल तथा गन्ने के पानी की आपूर्ति के लिए चैनल को पानी की आवश्यकता के बराबर क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी, रबी और गन्ना या खरीफ और गन्ना। तो रबी और गन्ना या फिर खरीफ और गन्ना। रबी फसल, खरीफ फसल तथा गन्ने के पानी की आपूर्ति के लिए चैनल को पानी की आवश्यकता के बराबर क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। रबी के साथ गन्ना या खरीफ और गन्ना। चलिए ठीक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका तो आंसर है 4 का सी। ठीक है जी, रबी और गन्ना, खरीफ और गन्ना। नकदी फसल है। अब चावल, जौ, गेहूं, ये तीनों फसल ऐसी हैं जो अलग टाइप की हैं। और तंबाकू हमारी एक नकदी फसल है। तंबाकू कैसी फसल है? एक नकदी फसल है। अब नकदी फसल का मतलब ये नहीं कि जो इसके अंदर विकल्प आया तंबाकू ही बोलोगे, हो सकता है कहीं अलग। जैसे गन्ना ही हमारी एक नकदी फसल है। तो चावल है, गेहूं है, जौ है, तो ये इन चारों विकल्पों में ये तीनों फसलें नकदी फसल नहीं है। तंबाकू ही हमारी एक नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 6, खरीफ फसलों का एग्जाम्पल है। खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? अब जो मौसम चल रहा है वो खरीफ फसलों का है, जैसे धान। ठीक है, धान मोस्टली आप जानते हैं, कहीं कहीं उसको मूंजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, मक्का। मक्का का भी मौसम अभी क्या है, ज्वार का भी क्या है। तो 6 का आंसर जो हमारे पास सी है। मक्का, धान, ज्वार, ये सब खरीफ फसलों के एग्जाम्पल हैं। अब गेहूं है तो वो रबी की फसल है। ठीक है जी, मटर, आलू ये अलग फसल है। तो मक्का, धान, ज्वार ये हमारी खरीफ की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर हो गया जी। कौन सी फसल 8 मासी फसल कहलाती है? तो कपास जो हमारी ऐसी फसल है जो 8 मासी है। 7 का
ये आंसर है। कौन सी फसल 8 मासी फसल कहलाती है? कपास। रबी फसल बोने का समय है, तो रबी फसल बोने का समय कौन सा है? अक्टूबर से मार्च का है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, अक्टूबर से मार्च। तो रबी फसल बोने का समय क्या है? अक्टूबर से मार्च। 12 मासी फसल है, 12 मासी फसल कौन सी है? तो 12 मासी फसल हमारी इनमें क्या है? गन्ना एक ऐसी फसल है जो 12 मासी फसल है। तो गन्ना हमारा कैसा है? 12 मासी फसल है। ज़्यादातर मोस्टली जाड़ों में लगता है और जाड़ों में ये कटता है। जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों जैसे नहर नलकूप पर निर्भर करती हैं कहलाती हैं? मिश्रित फसल, फलीदार फसल, बिरानी फसल, आवी फसल। जो फसलें से सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों से, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी, फलीदार फसल। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, फलीदार फसलें। जो फसलें सिर्फ नहर पे और नलकूप पर निर्भर होती हैं तो हमारी कहलाती हैं फलीदार फसल। नहर से निकले पानी को मापा जाता है। अब नहर से जो पानी निकलता है उसको किस में नापते हैं हम? क्यूमेक में नापते हैं। अब क्यूमेक इसकी यूनिट है, बट इसके बारे में और आगे डिफाइन करेंगे क्यूमेक। क्वेश्चन नंबर 11, नहर से निकले पानी को मापा जाता है क्यूमेक के जरिए। बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पलेवा। 12 का बी, 12 का क्या आंसर होगा? पलेवा। पलेवा का मतलब होता है कि जैसे ही आपने कोई फसल काटी और उस फसल काटने के बाद में खेती को जोतने के लिए उससे पहले हम कुछ उसको नमी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से जुत जाए और अगली फसल उसके अंदर हम बो सकें। तो हमारी पहली सिंचाई जो कहलाती है वो कहलाती है पलेवा। जीसीए का पूर्ण नाम क्या है? जीसीए, जीसीए का मतलब होता है ग्रॉस कमांड एरिया। जीसीए का पूरा जो नाम हमारा है ए नंबर पे, ग्रॉस कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया। मोगे का गुणांक है, मोगे मीन्स आउटलेट का गुणांक है। तो मोगे का गुणांक है ड्यूटी। मोगे का गुणांक क्या है? ड्यूटी। सिंचित 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 क्षेत्रफल है, सिंचित क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर हमारा है ए, सी ए इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड में संबंध है। क्या संबंध है? ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध है। डी इक्वल टू 86.4 तो ड्यूटी डेल्टा का संबंध क्या है? डी बराबर 86.4 अपॉन डेल्टा इंटू बी। तो इसका जो आंसर है बी वाला सही है। तो डी बराबर 86.4 अपॉन डेल्टा इंटू बी। कौन सा आंसर था जिसका? 16 का डी, सॉरी बी। डी बराबर 86.4 अपॉन डेल्टा इंटू बी, हेक्टेयर प्रति क्यूबिक। तो ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड डी बराबर 86.4 अपॉन डेल्टा। सीसीए कल्ट्राइबल कमांड एरिया है। सीसीए का जो हमारा
आंसर है 17 का, वो पहले ही वाला है, GCA माइनस अनकल्ट्रेबल एरिया। ड्यूटी को प्रभावित करने वाला कारक है, ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स डी को प्रभावित। अब डी का फार्मूला हम बताया था कि डी बराबर कितना लिखा था उन्होंने, 86.4 अपॉन डेल्टा बी हेक्टेयर क्यू में। तो ड्यूटी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वर्षा, फसल की किस्म, मिट्टी का प्रकार। तो ड्यूटी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, अगर वर्षा है तब भी हमारी ड्यूटी प्रभावित हो जाएगी, फसल की किस्म पे भी डिपेंड करेगा और मिट्टी के प्रकार पे भी, उपरोक्त सभी। तो ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बारिश भी है, फसल की किस्म भी है, किस किस्म की है, मिट्टी का प्रकार। खेत में कितने की ढाल दी जाती है, खेत में कितने की ढाल दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का जो आंसर हमारे पास है वो है बी। इससे कौन सा आंसर है हमारा, बी। 100 में एक, 100 में एक की। अब इसको अभी लिखा 1 में 100 की, तो बहुत बड़ा हो गया। कोई 100 पार्ट है तो उसमें 1% हमें ढाल देना पड़ता है। तंबाकू, क्वेश्चन नंबर 21, तंबाकू मक्का फसल बोने के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ की जाती है, तंबाकू मक्का फसल बोने के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए, काली मिट्टी। तंबाकू मक्का फसल बोने के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ की जाती है, तो तंबाकू और मक्का हम जो बोते हैं वो काली मिट्टी ज़्यादा यूज़ होती है, काली मिट्टी। खेतों को पानी देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहर के बैंक में निकास छिद्र बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं, खेत में पानी देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहर के बैंक में निकास छिद्र बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं मोगा, आउटलेट। आपूर्ति की गई पानी की मात्रा, सप्लाई की गई वाटर की मात्रा में वृद्धि के साथ अधिकांश फसलों की उपज, अधिकांश फसल, आपूर्ति की गई पानी की मात्रा में वृद्धि के साथ अधिकांश फसलों की उपज, अधिकांश फसलों की उपज एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है और फिर घट जाती है। अब सप्लाई की गई पानी की मात्रा में, अगर हमको सप्लाई कर रहे हैं किसी पानी की मात्रा में वृद्धि के साथ अधिकांश फसलों की उपज, और हमने अगर वृद्धि के साथ ये करा तो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है और फिर घटती है। फसलों की उपज एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है फिर उसके बाद में घट जाती है। तो स्टूडेंट, ये हमने कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। तो ये 2 पार्टों के चैप्टर थे हमारे पास, जो हमने बताया आपको। पहला तो हमने 1 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन बताएं वो इसका इरिगेशन का इंट्रोडक्शन है, और दूसरा जो हमारे पास ये पार्ट था यहाँ से जो शुरू होता है, तो दूसरे पार्ट में जो हमने बताया है वो कहीं ना कहीं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप यानी कि पानी की आवश्यकता। तो 2 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने बता दिए आपको। आगे फिर हम किसी और लेक्चर में आपको इरिगेशन के लिए इसी तरीके से और क्वेश्चन लेंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं परेशान ना हो कि अभी एक लेक्चर जो मैं बाद में लूँगा वो कहीं ना कहीं इंग्लिश हिंदी दोनों का ही होगा। और जो क्वेश्चन आपको इसमें बेटर लगते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन बेटर हैं, तो आपको चाहिए किसी एक नोटबुक पे इसको नोट कर। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। तो इरिगेशन में बाकी हम फिर बात करें।